हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में हमारे प्रसव विज्ञान के सेकंड वीडियो के बारे में। पहले वीडियो में हम लोग ने बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस बात कर लिया था सूतिकागार के बारे में। आज के वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यूएशन में बात करेंगे लेबर रूम सेटअप के बारे में। ठीक है, लेबर रूम सेटअप क्या है, लेबर रूम प्रोटोकॉल क्या है अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ गाइडलाइंस। तो ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला। अगर आपने सूतिकागार वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के, जाके वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेबर रूम क्या होता है, फिर लेबर रूम सेटअप क्या है, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स क्या क्या बताए गए हैं, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बोला गया है कि लेबर रूम्स इन एवरी डिलीवरी पॉइंट शुड बी स्टैंडर्डाइज फॉर द डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सर्विसेज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, लेबर रूम सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है कि लेबर रूम में क्या होना चाहिए कि अगर कभी भी डिलीवरी हो रहा है तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को, वो हमेशा हाई क्वालिटी की सर्विसेज रहने चाहिए ताकि किसी भी तरह के वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जनरेट ना हो। अब लेबर रूम सेटअप क्यों बेसिकली इंपॉर्टेंट बोला गया है, तो बोला गया है कि लेबर रूम जो सेटअप है इसका एम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ care in labor room and the maternity operation theater to ensure that the pregnant women receive respectful and the quality care during the delivery and immediate postpartum। क्यों हम लोग लेबर सेटअप के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों इसको बेसिकली स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, ताकि जो वुमेन है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको रिस्पेक्टफुल और क्वालिटी केयर मिल सके ड्यूरिंग द डिलीवरी या फिर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। अब बोला गया कि इट इज अ इनिशिएटिव अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी दैट हैज बीन अडेप्टेड सच एज इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। मतलब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लेबर रूम का उसको अपग्रेड करना है, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द इसेंशियल इक्विपमेंट। और दूसरी चीज क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो भी इसेंशियल इक्विपमेंट है वो वहां पे अवेल होनी चाहिए, along with that providing the adequate human resources and the capacity building of the healthcare workers and the improving the quality process in the labor room। मतलब कि इन शॉर्ट ओवरऑल बोलना क्या चाह रहा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करो, जो भी इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करो, ह्यूमन रिसोर्सेज भी एडिक्वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर चार वर्कर्स की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, वही काम दो वर्कर्स या दो नर्सेस कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन जनरेट करने के लिए एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स और इम्प्रूव इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस इन द लेबर रूम। जिस तरह से लेबर रूम में कैरी आउट किया जाता है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, उसको भी इम्प्रूव करना है। ये सभी किसके अंदर आ जाता है, लेबर रूम सेटअप एंड द लेबर रूम प्रोटोकॉल्स के अंदर। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि द मेन या द गाइडलाइंस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ लेबर रूम फोकस ऑन द 5 इंपॉर्टेंट एरियाज। ठीक है, अगर हमें लेबर रूम को अपग्रेड करना है तो किन 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए उसके बारे में बोला गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है स्पेस एंड लेआउट। ऑफ कोर्स अगर हमें कोई भी इक्विपमेंट रखना है तो उसके लिए एक स्पेस होना चाहिए, एक लेआउट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा लेबर रूम प्रोटोकॉल है वो देखता है कि वहाँ पे स्पेस या फिर लेआउट किस तरह से है। फिर जो इक्विपमेंट चाहिए बेसिकली डिलीवरी रूम में, लेबर रूम में, वो वहाँ पे है कि नहीं, उसके अलावा एसेसरीज है कि नहीं, कंज्यूमेबल्स है कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज कंप्लीट है कि नहीं, या फिर किस तरह से जो डिलीवरी के प्रैक्टिसेस है या फिर प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ये सभी चीज़ें हम लोग किसके अंदर देखते हैं, लेबर रूम प्रोटोकॉल्स के अंदर देखते हैं। तो हर एक जो ये 5 इंपॉर्टेंट एरियाज बताएगा, हर एक एरियाज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है क्लियरली ले डाउन द एसओपीस। एसओपीस मतलब क्या, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर द लेबर रूम प्रैक्टिसेस एंड द टेक्निकल प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग द इन्फेक्शन प्रिवेंशन बेस्ड अपॉन दिस गाइडलाइंस। ठीक है, बेसिकली क्या बोला गया है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं हमें स्पेस एंड लेआउट के अंदर देखने को मिलती है। बोला गया डेजिग्नेट अ टेक्निकल ऑफिसर फॉर ईच फैसिलिटी हु विल टेक डेली राउंड्स टू मॉनिटर अधेरेंस टू दिस प्रोटोकॉल। इसके लिए क्या बोला गया है कि एक टेक्निकल ऑफिसर होना चाहिए जो कि डेली राउंड लेके मॉनिटर करे कि ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटी वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड हो पा रही है कि नहीं।
इसके अतिरिक्त बोला गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिफाइनिंग द स्पेस एंड लेआउट फॉर लेबर रूम इज द नंबर ऑफ लेबर बेड्स इन द फैसिलिटी। क्या बोला गया है कि सबसे पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेस एंड लेआउट में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है किसी एक हॉस्पिटल में, ताकि उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सके कि कितने प्रेग्नेंट फीमेल्स को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एडमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर रूम्स दैट आर बेइंग रिकमेंडेड। सबसे पहले आता है लेबर रूम्स विद द लेबर डिलीवरी एंड द रिकवरी रूम, ठीक है। तो जिसमें एलडीआर रूम्स जिसको बोला जाता है, तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि एक ऐसा लेबर रूम जिसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है स्पेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ द लेबर डिलीवरी एंड 4 आवर पोस्टमार्टम इन द सेम बेड। मतलब कि एक बार जब लेबर रूम में एंट्री हो गई पेशेंट की, फीमेल की, प्रेग्नेंट फीमेल की, तो वो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेबर, मतलब कि जब तक उसका लेबर पेन चल रहा है, लेबर पेन खत्म होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद और आफ्टर द पोस्टमार्टम डिलीवरी होने के 4 घंटे तक सेम रूम में रहने को हम लोग बोलते हैं लेबर रूम विद द लेबर डिलीवरी एंड द रिकवरी रूम। वहीं पे सेकंड आता है दैट इज द कन्वेंशनल लेबर रूम्स। कन्वेंशनल लेबर रूम्स बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको लेबर रूम में इमीडिएटली तब डाला जाता है जब उसका फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है। बेसिकली हम लोग देखते हैं जब लेबर की स्टार्ट होता है तो हम लोग डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स देखते हैं कि जो डायलेशन हुआ है सर्विक्स का वो अच्छे से हुआ है कि नहीं। एक बार नियर द फुल डायलेशन जब प्रेग्नेंट वुमेन चली जाती है तब उसको हम लोग लेबर रूम में शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह के लेबर रूम को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल लेबर रूम्स, और इसको हम लोग उसी लेबर रूम में रखते हैं अबाउट 2 आवर्स के बाद उसे नॉर्मल इनवर्ट डिपार्टमेंट में सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से 2 तरह के लेबर रूम्स हमें देखने को मिलते हैं, लेबर रूम विथ लेबर डिलीवरी एंड द पोस्टमार्टम, या जिसको हम लोग ने बोला था रिकवरी। और वहीं पे सेकंड आता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आफ्टर द फुल डायलेशन डाला जाता है, और जो हमारा एलडीआर है उसमें जैसे ही लेबर स्टार्ट हुआ उसके बाद ही लेबर रूम में पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। अब स्टैंडर्ड जो एलडीआर यूनिट है वो किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड एलडीआर बोला गया है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, एक लेबर एरिया होना चाहिए, एक नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए ताकि जो भी वहाँ पे नर्सेस है वहाँ पे क्या कर रह सके, वहाँ पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके। न्यूबॉर्न केयर एरिया होना चाहिए ताकि जो भी नया डिलीवरी हुआ है पेशेंट का, उसके जो बच्चे हैं उनको तुरंत क्या किया जा सके, केयर प्रोवाइड किया जा सके। टॉयलेट्स होना चाहिए, हैंड वॉशिंग एरिया होना चाहिए, वॉशिंग एरिया होना चाहिए, एग्जामिनेशन रूम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एरिया या फिर वेटिंग एरिया होना चाहिए, स्टाफ रूम, स्पेस फॉर चेंजिंग द शूज बिफोर एंटरिंग द लेबर रूम, स्टोर रूम होना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए रूम होना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर्स बैठ सके, अपने जो भी पेशेंट्स है उनके बारे में रीड आउट कर सके, क्लीन यूटिलिटी रूम होना चाहिए, डर्टी यूटिलिटी एरिया होना चाहिए, और एयर हैंडलिंग यूनिट। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए इन द सेम। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, स्पेस एंड लेआउट के अंदर। वहीं पे नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग ने 5 में से क्या देखा था, दैट इज द इक्विपमेंट एंड द एसेसरीज। तो कौन कौन से इक्विपमेंट वहां पे होने चाहिए, तो बोला गया है लेबर टेबल्स विद द हेड अप लो फैसिलिटी विद द एडजस्टेबल साइड रेस्ट, ठीक है। लेबर टेबल्स तो होने चाहिए लेकिन हेड को अप लो करने की फैसिलिटी वाले, साइड रेस्ट को एडजस्ट करने वाले, ऑक्सीजन सिलेंडर अलॉन्ग विथ मास्क होना चाहिए, रेडिएटर वार्मर्स होना चाहिए ताकि डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को वार्म कंडीशन प्रोवाइड की जा सके, वार्म इन्वायरमेंट दिया जा सके, वेइंग मशीन होनी चाहिए जो कि पेडियाट्रिक वेइंग मशीन आती है, इन्फेंटोमीटर होना चाहिए, फेटल डॉपलर होना चाहिए, फिर मैसिनटोस रबर सीट, ड्रॉ सीट, सक्शन मशीन फॉर द सक्शनिंग इफ द जो हमारा चाइल्ड है उसको डिलीवरी से पहले, उसका जो ट्रंक है उसके डिलीवरी होने से पहले सक्शन करने के लिए शैडोलेस लैंप होने चाहिए ताकि प्रॉपर वहाँ पे विजुअलिटी मिल सके। फिर फिटल टोकोकार्डियोग्राफ होना चाहिए, फोटोथेरेपी यूनिट होने चाहिए अगर जो हमारा बेबी है उसको जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, फोटोथेरेपी यूनिट उसके लिए होनी चाहिए, पेशेंट के लिए ट्रॉली होनी चाहिए, एनेस्थेसिया ट्रॉली, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर होने चाहिए, स्टेलाइजर्स, बेबी ट्रे, प्लास्टिक एप्रन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा प्लेन होल टॉवल्स, फिश फोटोस्कोप्स, ड्रम्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, बॉल्स अपैरेटस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेबुलाइजर, ऑटोक्लेव्स, हर एक कंपोनेंट वहाँ पे रहना चाहिए जो कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एमटीपी सक्शन मशीन, एनेस्थेसिया की डायलेटर सेट्स, कस्कोस स्पेकुलम, यूट्राइन साउंड, नीडल्स, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, कॉल्सर फोर्सेप्स, मतलब कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स और शस्त्र हमें ज़रूरत पड़ते हैं ड्यूरिंग द लेबर वो सारे वहाँ पे प्रोवाइडेड होने चाहिए।
इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, दैट इज द कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स क्या होता है कि कंज्यूमेबल्स इन अ लेबर रूम आर सिंगल यूज आइटम दैट आर यूज टू असिस्ट विद द लेबर एंड डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, कंज्यूमेबल्स क्या हो गया कि सिंगल टाइम यूज होने वाले ऐसे आइटम्स जिनको आफ्टर द यूज क्या किया जा सके, डिस्कार्ड किया जा सके। बोला गया दिस आइटम कैन इंक्लूड ग्लव्स, एप्रन्स, कॉटन गॉज, सिरिंजेस, नीडल्स एंड अदर डिस्पोजेबल मटेरियल्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, अदर एडिशनली आइटम्स लाइक सैनिटरी पैड्स हो सकते हैं, यूरिनरी कैथेटर्स होते हैं, मेडिकेशन जैसे कि एनाल्जेसिक हो सकते हैं। ये सभी किसके अंदर आते हैं, कंज्यूमेबल्स के अंदर। तो जनरल जो कंज्यूमेबल्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें आता है ग्लव्स, स्टरलाइल ग्लव्स हो गए जो कि वन टाइम यूज़ में आते हैं, एप्रन्स हो गए जो कि बेसिकली हम लोग देखते हैं जो प्लास्टिक एप्रन्स होते हैं, कॉटन एंड गॉज की बात कर ले, नीडल्स एंड सिरिंजेस होते हैं, सर्जिकल सप्लाईज हो गए, या फिर अदर कंज्यूमर्स लाइक सैनिटरी पैड, यूरिनरी कैथेटर्स, एनाल्जेसिक्स मेडिसिन, एनास्थेटिक्स जैसे लेगोकेन हो गए, फिर HIV किट फॉर इमरजेंसी पेशेंट, अगर HIV पेशेंट हो तो ऐसे में HIV किट जो कि डिस्पोजेबल हो वो होना चाहिए, डिस्पोजेबल सीट्स होने चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल चीज़ें होने चाहिए, जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल के अलग अलग जो बताए गए हैं हमें डस्टबिन के कलर्स वो होने चाहिए। जैसे कि मान के चलो ये भी आपको प्रोटोकॉल में पूछा जा सकता है कि कौन से कलर के डस्टबिन में क्या चीज़ें हम लोग बेसिकली डिस्कार्ड करते हैं। तो इसमें आता है लेटेस्ट की येलो अगर हमारा डस्टबिन है तो उसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड लिनेन, मैट्रेस, बेडिंग या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट जो भी रहते हैं वो सब हम किस में डालते हैं, येलो कलर के डस्टबिन में। वहीं पे सेकंड रेड कलर के डस्टबिन में हम लोग ज़्यादातर कॉन्टामिनेटेड वेस्ट डालते हैं, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ कॉन्टामिनेटेड है उसमें सस्पेक्शन है कि वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कॉन्टामिनेशन हो सकता है, तो उसको हम लोग रेड में डिस्कार्ड करते हैं। वाइट में बेसिकली जो साफ मेटल्स होते हैं उनको डिस्कार्ड करते हैं, और ब्लू में ग्लासवेयर कहीं पे टूटा हुआ है, मेटालिक बॉडी प्लाट्स है तो वो सब जो रिसाइकलेबल है उनको हम लोग किसमें, ब्लू कलर के डस्टबिन में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग ने स्पेस एंड लेआउट देखा जिसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द SOPs दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। हर एक फैसिलिटीज़ के लिए स्टोर रूम, डॉक्टर्स रूम, क्लीन यूटिलिटी रूम, हर एक चीज़ होनी चाहिए। इक्विपमेंट क्या क्या चीज़ें वहाँ पे तुरंत ज़रूरत हो सकती है, हर एक चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे रहनी चाहिए। कंज्यूमेबल्स मतलब वन टाइम यूज़ वाले होने चाहिए। पे कुछ न्यूबॉर्न स्पेसिफिक कंज्यूमेबल्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोग प्री वार्म्ड टॉवेल्स देखते हैं जो कि आफ्टर द डिलीवरी जस्ट तुरंत बच्चे को गर्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए ताकि रैप किया जा सके बेबी को उसमें। कॉटन स्वैप्स होने चाहिए न्यूबॉर्न को क्लीन करने के लिए। म्यूकस एक्सट्रैक्टर होने चाहिए या फिर बैग या जो मास्क बोलते हैं बेबी से एयरवे को क्लीन करने के लिए। स्टरलाइज थ्रेड और कॉर्ड क्लैंपिंग होना चाहिए वहाँ पे, और साथ ही साथ इंश्योर करना चाहिए कि एक क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर द लेबर एंड डिलीवरी मिले, एज वेल एज फॉर द कंपेयर एंड द केयर ऑफ द बेबी। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात आती है कि कितने वहाँ पे नर्सेस रहने चाहिए, कौन कौन से डॉक्टर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ लेबर रूम आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव मैटरनल एंड द न्यू बॉर्न केयर। क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज कम है तो ऐसे में भी कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए, जब ह्यूमन रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो ऐसे में भी वहाँ पे मोर्टेलिटी के रेट बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अच्छे खासे ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे होने चाहिए। अब इसमें कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं, तो सबसे पहले ऑब्स्टेशियंस एंड द गायनेकोलॉजिस्ट। वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड ऑब्स्टेशियंस होने चाहिए जो कि डिलीवरी को मैनेज करे, और गायनेकोलॉजिस्ट हो जो कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज वहाँ पे कर रहे हो। सेकेंड चीज मिड वाइफ्स एंड नर्सेस होनी चाहिए, तो जो अलॉन्ग विद द ऑब्स्टेशियंस एंड द गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे हैंड ऑन केयर प्रोवाइड करते हो, मॉनिटर करें मदर को और बेबी को, और डिलीवरी में असिस्ट कर सकें। एनेस्थेटिस्ट होने चाहिए जो कि पेन रिलीफ के लिए एडमिनिस्टर करे एनेस्थेसिया प्रोसीजर्स के लिए। पेडिट्रिशियंस होने चाहिए, नियोनेटोलॉजिस्ट होने चाहिए ताकि जैसे ही डिलीवरी हो तो जो न्यूबॉर्न है उसकी स्पेशल केयर या फिर स्पेशली उसको अटेंशन अलग से मिल सके। और सपोर्टिंग स्टाफ होने चाहिए जैसे कि टेक्नीशियंस होने चाहिए जो कि हम लोग अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल होना चाहिए, क्लीनिंग स्टाफ होने चाहिए ताकि वहाँ पे हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। एंड लास्ट चीज आता है दैट इज इसमें फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज प्रैक्टिसेस एंड द प्रोटोकॉल्स। तो प्रैक्टिसेस एंड प्रोटोकॉल्स में मेन चीज आता है कि रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर वहाँ पे आना चाहिए, इंश्योरिंग द प्राइवेसी, अलाउइंग बर्थ कंपेनियंस एंड प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव बर्थिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ताकि जो मदर है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है उसको किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्ट न लगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस कैरी आउट करने चाहिए, जो भी प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, इंट्रापार्टम, पोस्ट पार्टम केयर बताए गए हैं मैटरनल को या फिर न्यूनेट को, नए बॉर्न को,
वो सभी चीज़ें को कैरी आउट करना चाहिए। क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स कैरी आउट करने चाहिए, जैसे कि अडेरेंस टू द एविडेंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस सच एस अर्ली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बेस्ड करना चाहिए, मतलब कि बेबी को वार्म इन्वायरमेंट देने के लिए जो मदर है उसका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए वहाँ पे। इनिशिएशन और ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए विद इन 1 आवर, और फ्रीडम टू चूज द बर्थिंग पोजीशन, किस पोजीशन में बेसिकली मदर बर्थ देना चाहती है, वो सारी चीज़ें पेशेंट के अकॉर्डिंग या फिर डॉक्टर्स अपने हिसाब से रूल आउट करके वहाँ पे सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द एसओपीज करनी चाहिए। वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, मतलब कि स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ लेबर रूम्स विथ एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अगर स्पेस की कमी है तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि प्रोसेस सही से कैरी आउट नहीं हो पाते। एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट होने चाहिए और ट्रेंड पर्सनल के ही प्रेजेंस में ये सारे जो प्रोटोकॉल्स है प्रोसीजर्स से कैरी आउट करने चाहिए। और क्वालिटी एश्योरेंस, मेन चीज़ भी ये भी है कि क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द WHO सेफ चाइल्ड बर्थ गाइडलाइन टू रिड्यूस द मैटरनल एंड द न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए ये पांचों चीज़ें बताई गई हैं, उन सभी चीज़ों को कैरी आउट करनी चाहिए ताकि जो मोर्टेलिटी या फिर मॉर्बिडिटी रेट है उसको कम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द लेबर रूम सेटअप एंड द लेबर रूम प्रोटोकॉल। तो लेबर रूम सेटअप में मेन चीज़ क्या है कि क्या क्या 5 कंपोनेंट्स वहाँ पे होने चाहिए। लेबर रूम सेटअप में ये जो मेन कंपोनेंट है ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें लेबर रूम में होनी चाहिए। उसके बाद लेबर रूम में किस तरह से प्रोटोकॉल्स होने चाहिए उसके लिए ये आप 5 पॉइंट याद कर सकते हैं, जैसे कि रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एश्योरेंस। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड होनी चाहिए जिससे पेशेंट को एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट मिल सके, साथ ही साथ एक डेफिनेट केयर मिल सके जिससे क्या हो जो पोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी की रेट है उसको कम किया जा सके। तो हाँ, आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू लेबर रूम सेटअप एंड लेबर रूम प्रोटोकॉल क्लियर हो गई होंगे। ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादातर पूछी नहीं जाती, इस पे MCQs पूछे जा सकते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको तैयार करना है। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गए होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियो में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का फायदा मिल सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ BMA से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।